ये सच्ची कहानी फेडेक्स कुरियर कंपनी के एक एम्प्लॉय की है जिनका नाम चक नॉलैंड होता है, जो कि 4 सालों तक एक आइलैंड पर फंस जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से वो उस आइलैंड पर जिंदगी और मौत से संघर्ष के बाद भी जिंदा बचे रहे और कैसे वो अपने घर वापस आ पाए। दरअसल फेडेक्स कुरियर कंपनी के एम्प्लॉय चक, जो कि अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं, उनका ये मानना है कि हर कुरियर को अपने निर्धारित समय पर पहुंचना चाहिए, जिसके लिए वे खुद अलग अलग कंट्रीज विजिट करते हैं जहां भी उनकी ब्रांचेस होती हैं और सारे एम्प्लॉयज को टाइम की वैल्यू भी बताते हैं। और साथ ही इनकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम कायली होता है। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और काफी टाइम से शादी करने का भी सोच रहे होते हैं, लेकिन चक अपने काम के चलते इतना बिजी होते हैं कि उन्हें समय ही नहीं मिल पाता। इसके बाद क्रिसमस का समय आने वाला होता है, लेकिन चक को अपने काम के चलते मलेशिया जाना होता है। तो कायली उनसे कहती है कि प्लीज मत जाओ, इस क्रिसमस पर हम साथ रहेंगे। तो चक कहते हैं कि मैं न्यू ईयर की शाम के पहले यहाँ पर पहुँच जाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। कायली भी मान जाती है और चक जाते हुए उसे क्रिसमस का एक गिफ्ट देता है। फिर कायली भी उसे एक गिफ्ट देती है जिसमें उसकी फोटो होती है। अब चक मलेशिया के लिए निकल जाते हैं और उनका प्लेन जब पैसिफिक महासागर के ऊपर उड़ रहा होता है तो वहाँ बहुत तेज तूफान आया होता है और इनका प्लेन बुरी तरीके से क्रैश हो जाता है। अब हालांकि ये फेडेक्स कंपनी का एक प्राइवेट प्लेन था जिसमें सिर्फ 4 लोग ही होते हैं, बाकी सिर्फ कोरियर रखे जाते हैं। अब ये प्लेन पैसिफिक महासागर में गिर जाता है और 3 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से सिर्फ चक ही बच पाते हैं, जहाँ उसे एक एयरबोट मिलती है जिसकी मदद से वह एक टापू पर बहते हुए पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर पहुँचकर वो चारों तरफ देखता है पर उसे कोई भी नहीं नजर आता। वे जोर जोर से आवाज भी लगाता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अब इसके बाद वे रेत पर बड़े बड़े अक्षरों से HELP यानी हेल्प लिख देता है ताकि ऊपर से उड़ने वाला प्लेन या हेलीकॉप्टर की नजर उस पर पड़ जाए। ये लिखकर वे सो जाता है, लेकिन अब वे सुबह उठकर देखता है तो उसका ये निशान मिट चुका होता है। इसके बाद वे लकड़ी की बड़ी बड़ी टहनियों से फिर से हेल्प लिखता है क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि उसे ढूंढने के लिए लोग आएंगे। फिर वहाँ पर बहते हुए उसी की कंपनी के कुछ पैकेट्स आते हैं। वह सारे पैकेट्स को चेक करता है लेकिन उनमें से किसी में भी कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है। फिर इसी बीच उसे किसी के आने का भ्रम भी होता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। दरअसल वे नारियल गिरने की आवाज होती है। अब चक नारियल को उठाता है क्योंकि इस समंदर का पानी तो वह पी नहीं सकता, इसलिए उसको उसका पानी पीना पड़ता है। अब चक उस नारियल को फोड़ने के लिए बहुत देर प्रयास करता है। वह कभी पत्थर से तो कभी लकड़ी से उसे काटने की कोशिश करता है और काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो उसका पानी निकालने में कामयाब हो जाता है। अब चक को पीने लायक पानी तो मिल जाता है, लेकिन अब उसको खाने की तलाश करनी थी, जिसके लिए वह समुद्र के अंदर मछली पकड़ने के लिए जाता है। अब उसके पैर में जूते न होने की वजह से नुकीले कंकड़ उसके पैर में घुस जाते हैं, जिससे उसका काफी खून बह जाता है। अब उसे एक बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है। वह अपनी पैंट को आधा काट कर अपने पैरों में पहन लेता है जहाँ उसका खून बह रहा था और उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि वह ये पता लगा सके कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर और यहाँ से निकलने का क्या कोई रास्ता है। अब पहाड़ी की चोटी पर पहुँचने के बाद उसे दूर कुछ दिखाई देता है। वह दौड़कर वहाँ पर पहुँचता है और जैसे ही वह देखता है तो यहाँ तो उसके ही प्लेन का पायलट की डेड बॉडी है, जिससे चक बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और रोने लगता है। जिसके बाद वह उसे वहीं दफनाने का फैसला लेता है, लेकिन दफनाने से पहले वह उसके जूते और उसके पास से उसे एक टॉर्च मिलती है जो वो रख लेता है क्योंकि ये चीजें उसे जिंदा रहने के लिए मदद करेंगी। अब चक को इस टापू पर रहते हुए कई महीने बीत चुके हैं और उसने जिंदा बचे रहने के लिए कई चीजें यहाँ पे सीख भी ली हैं। उसने सीख लिया है कि ओस के पानी को नारियल में कैसे स्टोर करके रखें और लकड़ी को नुकीले करके किस तरह से मछली का शिकार किया जाए। दरअसल ये एक बहुत पुरानी तकनीक है जो समुद्र तट पर रहने वाले लोग किया करते हैं और चक भी कुछ इसी तरह से करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अभी मछली पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। अब उसके पास खाने को सिर्फ कुछ जीव और पीने के लिए नारियल और ओस का पानी ही था। अब रात होती है और बहुत दूर से एक बोट की लाइट उसे दिखाई देती है। वह बहुत जोर जोर से चिल्लाता है लेकिन वहाँ तक आवाज नहीं पहुँच पाती। इसके बाद वह भागकर अपनी टॉर्च उठाता है और टॉर्च की लाइट भी वहां तक पहुंच पाना नामुमकिन था। अब वह बहुत ज्यादा निराश और हताश हो जाता है। अब वो फैसला लेता है कि जिस बोट से वो यहाँ तक पहुंचा था उसी से यहाँ से निकलेगा क्योंकि उसे बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला।
इसके बाद वह एयरबोट उठाता है और उस पर बैठकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन समुद्र की लहरें इतनी जोरदार होती हैं कि उसके बार-बार प्रयास के बाद भी वह वापस उसी टापू पर आकर गिर जाता है, जिस वजह से उसके पैर में घाव हो जाते हैं और खून भी बहने लगता है। अब एक रात को बहुत तेज बारिश होने लगती है, तो चक एक गुफा के अंदर जाता है और वहीं पर सो जाता है, लेकिन सोने के पहले वह अपनी टॉर्च बंद करना भूल जाता है, जिस वजह से उस टॉर्च की बैटरी डेड हो जाती है। अब उसके पास रोशनी करने के लिए कुछ भी नहीं था और उसे आग जलाना भी नहीं आता था। अब वो उस किनारे पर जाता है जहाँ पर उसकी कंपनी के कुछ बॉक्स तैर कर पहुँचे थे। वो सारे बॉक्स को चेक करता है कि उसके काम का कुछ मिल जाए। वहाँ चीजें तो बहुत सारी तैर कर आई होती हैं, लेकिन उसके काम का कुछ भी नहीं होता। तो वो एक जूता उठाता है जिसके नीचे ब्लेड लगी होती है, जिसकी मदद से वह नारियल आसानी से काट सकता है और धारदार हथियार भी बना सकता है। वह उस धारदार हथियार से केकड़े को मारकर ट्राई करता है। हालांकि केकड़े तो वो पहले से पकड़ सकता था, लेकिन अब वह मछली पकड़ने में भी कामयाब होने लगा था। लेकिन केकड़े को कच्चा नहीं खा सकते क्योंकि वह उससे बीमार पड़ सकता है। तो अब उसे आग जलाने की जरूरत है और अब वह एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी से रगड़ने लगता है। काफी देर रगड़ने के बाद उसका हाथ कट जाता है और खून बहने लगता है। वो अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और जोर जोर से चीखने लगता है। अब कुछ देर बाद वह खाने के लिए नारियल को कुरेद कर निकाल रहा होता है, जिससे उसके दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना मैं लकड़ी को भी इस तरह से रगड़ कर ट्राई करूं। और अब वह उसी मेथड से लकड़ी को रगड़ कर ट्राई करता है और कुछ देर बाद आग जल भी जाती है। ये देखकर जग बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इस टापू पर उसकी खुशी का पहला दिन था। अब इन्हीं सब सामानों के बीच एक फुटबॉल वहाँ पर पड़ी मिलती है, जिस फुटबॉल पर चक के हाथों का ब्लड लगा होता है। अब उसके पास टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वह उसी की आंख नाक मुंह बना देता है। उस पर विल्सन लिखा होता है, तो उसका नाम भी विल्सन रख देता है और उसे अपना दोस्त मानने लगता है। अब यहाँ चक के साथ एक नई मुसीबत शुरू हो जाती है। उसके दांत में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जो दर्द वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब वह फैसला लेता है कि उस दांत को तोड़कर निकाल देगा। तो वह एक नुकीला धारदार हथियार बनाकर एक पत्थर से उस दांत को बहुत जोर से मारता है, जिससे वह दांत टूट कर गिर जाता है और चक भी वहीं बेहोश हो जाता है। और इसके बाद निरंतर समय बीतने के बाद अब चक को यहाँ पर पूरे 4 साल हो चुके हैं। वह पूरी तरह से बदल चुका है और यहाँ रहने का अनुभव और कलाएं उसमें आ चुकी है। और अब वह मछली पकड़ने में इतना माहिर हो जाता है कि दूर से ही लकड़ी फेंककर मछली को फंसा लेता है और यहाँ के वातावरण का भी उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता और वह अपने दिल की सारी बातें विल्सन यानी उसी फुटबॉल से करता रहता है। अब अगली सुबह वो मछली का नाश्ता कर रहा होता है, तो उसे कुछ आहट सुनाई देती है। वह भागकर वहाँ पर जाता है। वह देखता है कि ये तो स्टील की एक शीट है और वह उसे काफी देर तक देखता रहता है। अब उसे आइडिया आता है कि मैं इसी की मदद से यहाँ से निकल सकता हूँ, क्योंकि उसके यहाँ पर फंसे रहने की सबसे बड़ी वजह ये लहरें और हवा है, जिस कारण से वह यहाँ पे 4 साल से फंसा हुआ है। और इस शीट की मदद से वह हवा के विरुद्ध जाकर उस टापू से निकल सकता है। तो वह सबसे पहले नारियल के बड़े बड़े झाड़ काटता है ताकि वह अपने लिए एक बेड़ा बना सके, लेकिन इसमें उसे काफी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उसने ये काम अपनी लाइफ में पहली बार किया था। उसे इस काम को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। वह बेड़ा तैयार करके उस शीट को उस बेड़े के ऊपर लगा देता है, ताकि हवा जब भी उल्टी दिशा में बहने लगेगी तो वह अपना बेड़ा निकाल लेगा। और अब वह समय आता है जब वह अपने बेड़े को उन समुद्री लहरों में उतार देता है। काफी मशक के बाद वह लहरों को पार भी कर लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि आगे और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वह मछली पकड़कर और बारिश का पानी जोड़कर अपना गुजारा कर लिया करता था। उसने काफी नारियल इकट्ठे कर लिए थे, जिससे वह उनका पानी स्टोर करके रखता था। उसी से थोड़ा थोड़ा पानी भी पी लिया करता था। अब एक रात समुद्री तूफान आता है, जिस वजह से उसका दोस्त विल्सन, जो कि एक फुटबॉल है, वह निकलकर दूर बह जाता है। जब चक को ये पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
लेकिन फिर भी वह पानी में कूदता है और तैर कर उसके पास जाने लगता है, क्योंकि 4 सालों में उसका सिर्फ एक ही सहारा था, उसे अपना एक अच्छा दोस्त जो मानने लगा था। भले ही वह एक फुटबॉल थी, पर चक का उससे इमोशनली अटैचमेंट था। अब वह वापस अपने बेड़े पर आता है और जोर जोर से रोने लगता है। ये बात सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन वही उसका एकमात्र सहारा था, जो अब उससे दूर हो चुका था। अब चक पूरी तरह से निराश हो जाता है और अंदर से टूट जाता है। कुछ दिनों बाद उसकी बाजू से एक कार्गो शिप निकलती है। उनमें से कुछ लोग चक को देख लेते हैं और चक को वहाँ से निकाल लेते हैं, यानी कि उसे बचा लेते हैं। और अब चक वापस अपने घर आता है, जहाँ वे ये देखता है कि यहाँ पर तो सब कुछ बदल चुका है। यहाँ के लोग तो चक का अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं। और सबसे दुखी कर देने वाली बात, उसकी गर्लफ्रेंड कायली की शादी हो चुकी थी, उसका एक बच्चा भी है। फिर चक फिर भी कायली से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ कायली भी बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। जिसके बाद कायली उससे कहती है कि अब हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, क्योंकि अब मेरी यहाँ एक फैमिली है। ये सुनकर चक उसको वह घड़ी वापस करता है जो कायली ने उसको दी थी, क्योंकि वह उसके परिवार की विरासत थी, और कहता है कि परिवार की विरासत परिवार के पास ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। बस वह इसकी तस्वीर अपने पास रख लेता है। कायली कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम वापस जरूर आओगे। इस पर चक कहता है कि आई एम सॉरी। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ चक भी नहीं चाहता कि कायली अपने परिवार को छोड़े और मेरे साथ आ जाए। अब कायली उसे चक की एक गाड़ी के पास ले जाती है, जिससे चक की पुरानी यादें जुड़ी हुई होती हैं। कायली गाड़ी की चाबी उसे वापस करती है और चक उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद यह अचानक गाड़ी रुकता है और दोनों को एक दूसरे से अलग होकर लगता है कि कुछ इनसे छूट रहा है। तभी कायली आवाज लगाकर उसकी गाड़ी के पास दौड़ कर आती है और कहती है कि चक, मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगे। मुझे पूरा विश्वास था। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। चक भी उससे कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इनके अंदर का जो प्यार था वह इनकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। कायली और चक गाड़ी के अंदर बैठते हैं, मानो ये दोनों सब कुछ छोड़कर अब यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन चक कायली से कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के पास वापस जाना चाहिए। उसे उसके दरवाजे तक छोड़ देता है। अब अगले सीन में चक अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ होता है। वो बहुत दुखी है। वह उसे बताता है कि मैं उस आइलैंड पर मर भी सकता था। मैंने एक रस्सी से फांसी का फंदा भी तैयार कर लिया था। मैं कई बार बीमार भी पड़ा, लेकिन शायद कायली के पास मुझे वापस आना था। मुझे उसके प्यार की ताकत हमेशा एक हौसला देती रहती थी, और आज मैं जब वापस आया हूँ तो मेरे पास वह कायली ही नहीं जो मुझे हमेशा जिंदा रहने का हौसला देती थी। हालांकि इस मूवी में कायली और चक की लव स्टोरी का ज्यादा नहीं बताया गया, लेकिन हमें ये जरूर पता चलता है कि इन दोनों में गहरा प्यार होगा, कि कोई व्यक्ति 4 सालों तक मौत का चकमा देते हुए भी वापस उसी के पास आ गया। लेकिन परिवर्तन तो संसार का नियम है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चक के पास आज भी वे पैकेजेस है जो वह आइलैंड से बचा कर लाया था। वही पैकेजेस जो तैर कर किनारे पर आ गए थे। उनमें से एक पैकेज जिस पर विंग्स बने हुए थे वह अपने साथ लाता है, ताकि वे उसे डिलीवर कर सके, क्योंकि वह अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा जिज्ञासा रखता था। फिर वो पैकेज देने के लिए वह उस घर पर पहुंचता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। तो वह उस पर एक नोट लिख देता है, जिस पर लिखा होता है, दिस पैकेज सेव्ड माई लाइफ, थैंक यू, चक नॉलैंड। और उसके बाद वहाँ से निकलता है और एक चौराहे पर आकर पानी पीता है और सोचता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आती है और चक से पूछती है कि कहाँ पर जाना है। चक कहता है कि मैं भी वही डिसाइड कर रहा हूँ। फिर वह लड़की उसे चारों रोड के बारे में बताती है कि कौन सा रास्ता कहाँ पर जा रहा है। ये कहकर निकल जाती है। चक देखता है कि उसके ट्रक के पीछे भी वही विंग्स बने हुए हैं जो उस पार्सल पर बने हुए थे, क्योंकि वह वही लड़की है जिसके घर पे चक अभी पार्सल रख कर आया है। मूवी के शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है डिक बेटीना, लेकिन 4 साल बाद वहाँ पर सिर्फ बेटीना लिखा हुआ होता है।
इसका मतलब कि ये दोनों ने अपना पार्टनर खो दिया है और चक उसी रास्ते पर खड़े होकर चारों ओर देखता है। फिर एक उम्मीद के साथ उस रास्ते को देखता है जिस रास्ते पर पैटीना गई हुई थी और उसके चेहरे पर फिर से वही पुरानी स्माइल होती है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि प्यार सच्चा हो तो इंसान को जिंदा रहने का हौसला मिल जाया करता है।